यस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर यूपीपीएससी आरओ के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो हमने 2021 उसी के साथ में 2020 जो कि 2016 में री एग्ज़ाम हुआ था उसका, एंड उसी के साथ में हम 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2017 का प्रीवियस ईयर जो कि 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा था कि इसके हमने अप्रॉक्स 65 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे। हम जानते हैं कि जीएस जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है उसमें हमें 140 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम एक एक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर दृष्टि से डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसी के क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ क्वेश्चंस हैं और क्या कुछ हमें देखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 65 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होते हैं? तो केल्विन जो होता है वो ऋणात्मक में नहीं होता है। 65 के बाद आ जाते हैं 66 में। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो देखिए आप, जूट जो होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, राइट, क्योंकि जूट के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और हम देखते हैं कि उन एरियाज़ में पानी जो है वो लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर जूट का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। चाय जो होता है वो असम का है। हम जानते हैं कि दार्जिलिंग टी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। उसको जीआई टैग भी सबसे पहले मिला था। गन्ना जो होता है वो उत्तर प्रदेश में आपके होता है और रबर जो होता है वो केरला में होता है। तो यहाँ से देखो, मैच करो कहाँ से क्या कुछ मिल रहा है। पहले का चौथा देख लो, पहले का चौथा। अगर आपको एक भी ऑप्शन पता था तो आप इजीली इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे। आते हैं 67 नंबर में। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूँ, आलू और गन्ना में जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर उसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, सरसों जो है वो वरुणा जो है, यानी सरसों की प्रजाति जो है वो वरुणा है और मटर की प्रजाति सपना है। लेकिन जो सूर्या है ना, ये पपीता की प्रजाति है। किसकी है? पपीता की प्रजाति। तो यही जो है वो गलत है। तो जो गलत था वही आपका आंसर सही हो जाता था, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। 69 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो अगर आप देखो, क्लोरोपाइरीफास दिया है, कार्बेंडाजिम है और फिनाल्फास है और ब्यूटाक्लोर है। तो उसमें जो ब्यूटाक्लोर है ये शाकनाशी है, यानी कि ये जो होता है ये बाकी कोई भी अगर प्लांट्स होते हैं उसको ख़त्म करने की क्षमता रखता है। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर? ध्यान देना, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तब तो हमारा वेस्ट बंगाल होता, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रति हेक्टेयर, यानी कम एरियाज़ में ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा ऐसा राज्य जो है वो करता है। तो पंजाब जो है वो, चाहे गेहूँ पूछा जाए चाहे चावल पूछा जाए, दोनों का ही उत्पादन बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो अगर हम उस समय की, यानी ये 2017-18 में जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो 18 में इसका पेपर हुआ था। तो उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। तो करंट के हिसाब से इराक जो है वो एकदम सही था। 72 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी बिल्कुल सही है। चंदन जड़ परजीवी सही है। आर्किड अधिपादप एपीफाइट सही है। लेकिन घटपर्णी जो होता है वो जलोद्भिद नहीं होता, जल में उत्पादन नहीं होता है। तो जो गलत था वही आपका आंसर सही हो जाता है, यानी 72 का आपका हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। 72 के बाद 73 में। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016-17 में थी। ध्यान देना, यहाँ पर इसका अगर आप देखो तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 53.3 समथिंग होगा, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये चार के चारों ऑप्शन जो है वो गलत हैं। 73 के बाद आते हैं 74 में। निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? देखो, जल धारण क्षमता जो है वो घटती कब है? जब अगर जो पोर्स होते हैं मिट्टी के, हम जानते हैं कि उसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मृत्तिका होती है उसमें पोर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। गाद जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। बालू के जो पोर्स होते हैं हम जानते हैं वो बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं। जो छिद्र होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए जिनका छिद्र बड़ा होता है, जिनके पोर्स बड़े होते हैं, उनका जल धारण क्षमता जो होती है वो कम होती है। तो आप देख सकते हो घटता हुआ क्रम, तो आपका मृत्तिका जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद गाद, फिर बालू का सबसे कम जो है वो हमें जल धारण क्षमता देखने को मिलती है, क्योंकि उसके पोर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। 75 में आते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर नहीं, बल्कि ये जो है वो अपना लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश का कैपिटल जो है वो लखनऊ है। तो जो सही नहीं है यही आपका सही नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर ये भी सही है।
आगे चलते हैं 76 में, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग, बिल्कुल सही है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग, ये भी सही है। झूठा कंड फाल्स स्मर्ट जौ में पाया जाने वाला, देखो ये जौ में नहीं पाया जाता बल्कि ये धान में पाया जाने वाला जो है रोग है, इसलिए जो गलत है वही आपका सही हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, ये बिल्कुल सही है। आगे हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हो 77 में, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि उसके छिद्र जो होते हैं, जिसके जो पोर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पानी जो है वो अपने अंदर में स्टोर करके रखती है, तो कथन तो सही है। मृत्तिका में रंध्राकाश यानी जो पोर्स हैं वो बड़े आकार में पाए जाते हैं, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कि रंध्र जो है वो इसके कम होते हैं, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। देख लो कहाँ पर है, ये आप देख सकते हो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा अगर आप देखो तो ये आगरा, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर प्रथम पूछ रहा है ना, तो ये देखो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये मोदी जी आए थे और इसका उद्घाटन किए थे, तो ये आपने जो है अपने गढ़ जिसको माना जाता है उनका सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन्होंने किया था। आगे आते हैं 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन में 79 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दलाल, तिजड़िया, मंदड़िया, स्टैग, तो आपका स्टैग जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है? तो किसका सर्वाधिक निर्यात रहा है? तो कृषि एवं संबंधित उत्पाद, अभियांत्रिकी वस्तुएं, वस्त्र, रसायन, तो इसका जो हो जाएगा वो अभियांत्रिकी वस्तुएं हो जाएंगी, यानी इंजीनियरिंग जो सामान है वो सबसे ज़्यादा उसका निर्यात हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो अगर आप देखो तो नैफेड भी है, इफ़को भी है। इफ़को तो हम जानते हैं कि किसानों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से जाना जाता है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी है, लेकिन SMTC जो है ये नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। देखो जो दुलहस्ती है ये आपके चिनाब नदी पे है, गांधी सागर जो है वो आपका चंबल पे हो जाएगा, देख लो आप। उकाई डैम, इसे देखो ए का दूसरा कहीं पे दिख रहा है, ए का दूसरा देखो ये दिख रहा है, मतलब ये और ये तो नहीं होगा, दूसरे का पहला ये है, दूसरे का पहला, इन डी ऑप्शन, डी है ना, हाँ जी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं हम सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। पंपास, देखो पंपास जो होता है वो अर्जेंटीना में बोला जाता है, तो ए का हो गया 3, देखो ये यही दोनों होंगे, यानी कि सी और डी तो नहीं होगा। और वेल्ड जो होता है वो साउथ अफ्रीका में बोलते हैं, तो सी का आपको बताना है दूसरा, सी का दूसरा देखो ये, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो सही है। और इसके साथ में आप देख सकते हो, कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, सही है। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, एंड पोस्टैज जो होता है वो हंगरी में होता है। आगे चलते हैं हम। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो ट्राई जो है ये दूर संचार, ये आप देखोगे तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये दूर संचार का जो है वो से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका जापान के 4 द्वीप, आप जानते हो कि जापान के 4 बड़े द्वीप हैं, तो इनको आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज करना है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप देखो तो सबसे पहले आपका ऊपर हो जाता है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, यानी सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट 87 चुक्की कमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो जो चुक्की कमाटा है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, हम जानते हैं वैसे भी कि चिली जो है वो तांबा का हब माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो ये आपका धारवाड़ समूह का जो चट्टानें हैं ना, यहाँ पर जो है वो धात्विक खनिजें इसमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित होना चाहिए? तो ये 21.54% जो है वो होना चाहिए 2017 के रिपोर्ट के अनुसार, हम यहाँ पर बता रहे हैं। एक बार इसको मैं कंफर्म भी करना चाहूँगी, कहीं एक गलत तो कुछ नहीं हो रहा है। 88 का बी, हाँ बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्योंकि ये पुराना रिपोर्ट थोड़ा सा हो गया, अब आएगा तो हमें नए रिपोर्ट के अनुसार आएगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंतानकी कहाँ पे है? तो इंतानकी जो है वो नागालैंड से जुड़ा हुआ है। ये देखो बड़ा ही मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट 1 में से एक था, क्योंकि मैं खुद भी इनके जितने भी नाम हैं
मैंने इसमें से सिर्फ गोंडी जो है वो तमिलनाडु का बस सुना था, और तो मुझे इनमें से कोई भी मैंने नाम नहीं सुना था। बेतला, सिरोही और इंतानकी मैंने नहीं सुना था। होप सो आप शायद आपने सुना हो। तो ये थोड़े से ऐसे नाम, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि हम जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हैं, और सारे के सारे हम याद नहीं रखते। हम याद रखते हैं खाली कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम यूपी का बात देख सकते हैं, हमारा जो है दुधवा नेशनल पार्क, उसके बाद हम महात्मा इट मीन्स की एमपी के बहुत सारे पन्ना, पेज, माधव, ठीक है, इन सबको याद रखते हैं। एंड उसी के साथ में हम आसाम के जैसे काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, इन सबको याद रखते हैं। मतलब जो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादातर हम याद रखते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे नाम उठा करके दे देते हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो न्यूज़ वगैरह में नहीं होते हैं, फिर भी सो इंतानकी जो हो गया आपका नागालैंड हो गया, और गोंडी जो है वो तमिलनाडु। अच्छा, इतने से आप देखो मैच हो रहा है क्या कहीं? अगर आप इतने से मैच करना चाहो तो पहले का तीसरा देखो कहाँ पे है, पहले का तीसरा देखो ये है। अगर आपको एक पता था तो आप ना थोड़ा सा जो है वो कर सकते थे। गोंडी जो है वो तमिलनाडु, यानी कि आपका डी का दूसरा देखो कहाँ पर है ये। खैर ये देख रहे हो मैच कर रहा है, कितना ज़्यादा क्लोज है। उसके बाद हमें ना कम से कम 3 ऑप्शन तो पता होने ही चाहिए थे। बेतला, सिरोही, गोंडी। मैं अभी भी आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड यहाँ पे। इसको मैं एक बार आंसर वेरीफाई करना जरूर चाहूँगी। 89 का जो आंसर है दैट इज़ सी। 89 का आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, 89 का सी। तो पहले का हो गया तीसरा, एंड दूसरे का आपका पहला है। बेतला जो है वो झारखंड में है, राइट। एंड सिरोही जो हो जाएगा वो आपका मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। देखो आप एक बार मैच भी कर लो। बी का पहला एंड सी का चौथा, राइट। अब एकदम करेक्ट है, ठीक है। गोंडी तमिलनाडु हमें पता ही था। आगे आते हैं, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम जानते हैं जो एपी सेंटर होता है, जिसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हम जो है इसे मेज़र करने का काम करते हैं। आगे चलते हैं हम, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो तो आपको ऐसे पता होगा कि इधर आपका गुजरात से लेकर के हम वेस्ट बंगाल तक देते हैं। तो कौन सा हो जाता है? गुजरात हो जाता है, उसके नीचे आपका महाराष्ट्र हो जाता है, महाराष्ट्र के नीचे आपका हो जाता है गोवा के बाद आपका हो जाता है कर्नाटका के बाद केरला के बाद तमिलनाडु के ऊपर आप देखोगे आंध्र प्रदेश के फिर ऊपर आप चलोगे तो उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा के बाद आपका नेक्स्ट 9th नंबर पर आ जाता है वेस्ट बंगाल, यानी कि 9 जो है वो राज्य जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत पर आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था। तो हम जानते हैं कि इट मीन्स की जो बिहार है, बिहार का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम कम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर बहुत मतलब कि एरिया तो है लेकिन जनसंख्या बहुत ही कम है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जन्म नियंत्रण जो है वो एकदम सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। तो महिला साक्षरता न्यूनतम की बात करते हैं तो नंबर 1 पे बिहार आ जाता है, और नंबर 2 पर जो है वो क्योंकि न्यूनतम साक्षरता नंबर 2 पर राजस्थान आता है, तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगर बिहार होता तो बिहार आंसर जो है वो हो जाता। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है। तो देखो जो अपना पूर्वी प्रदेश है जिसको हम नागालैंड की जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक है। तो देखो वैसे तो हम जानते हैं कि केरला है, अगर केरला नहीं है लक्षद्वीप आपका हो सकता था, लक्षद्वीप भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो मणिपुर जो है ये राज्य जो है ईस्टर्न स्टेट की हम बात करते हैं तो मणिपुर की जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा साक्षरता हमें देखने को मिलती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है। तो ये अगर आप देखो 28.50, 31.16, सी ऑप्शन है 37.60 एंड 39.20। और इसको भी मैं एक बार कंफर्म जरूर करना चाहूँगी। तो 97 का जो है वो बी है, 31.16% इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है गारो। अब यहाँ पर देखो राज्य का नाम देखो, हम जानते हैं कि गारो जो है वो मेघालय में, कह रहा है कि मैच करना है मीरी। ए का पहला देखो इन तीनों में है, यानी कि डी ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट आप देख सकते हो मीरी, कोल्लम, मलाई, डालमा जो है वो झारखंड। इसको भी एक बार मैं वेरीफाई जरूर करना चाहूँगी क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन सकता है। 98 का ए ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, 98 का
ए, यानी पहले का पहला एंड दूसरे का जो है वो तीसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एंड सी का जो है वो दूसरा है, सी का कोल्लम मलाई जो है वो तमिलनाडु में है, एंड डालमा जो है वो आपका झारखंड में है। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 98 के बाद आता है 99 में आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी। तो नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे कम जो है हमें देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो सकती है, मतलब हमारे नेचर को नुकसान पहुँच सकता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है। तो देखो अगर द्वितीय स्थान पर बात करते हैं तो देखो साक्षरता तो हमारा जो है ईस्टर्न स्टेट मिज़ोरम जो है उसकी साक्षरता दर और नगरीकरण में काफ़ी अच्छा है, तो मिज़ोरम हो जाएगा। अगर केरला होता तो आपका केरला हो जाता। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में स्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही। तो सबसे पहले तो देखो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो है वो नगरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। उसके बाद आप बताओगे चौथा यानी कि वेस्ट बंगाल। तो 3 के बाद 4, ये देखो एक ऑप्शन है 3 4 फिर 2 हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 103 में आते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, देखो जब ना ये ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण से अन्य स्तर पर जाता है तो ऊर्जा कम होता जाता है, ठीक है, तो घटता है, ये ध्यान रखना। लिंडमैन का नियम भी आपने देखा होगा, लिंडमैन जो है वो 10% का नियम देते हैं और वो कहते हैं कि जो ऊर्जा होती है वो 10% घटती जाती है नेक्स्ट हम जब जाते हैं पीछे के क्रम में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो कि हम सुंदरवन वगैरह में देखते हैं, तो ये जो रीज़न है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विविधता हमें देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। तो अगर आप इसको देखो तो 31.16 दिया हुआ है एंड उसी के साथ में 36.48 है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 105.49.20 जो है वो एकदम करेक्ट है। 105 में आते हैं, इसके बाद 106 में आप देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। 11.45, 12.45, 13.45, 14.45। तो 106 का जो ए ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी 11.45। देखो ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन थोड़े से कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं अगर हम ध्यान से नहीं पढ़े होते हैं तो। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। तो देखो आगरा भी करता है, आगरा की बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं जो कि निर्यात होती हैं, खुर्जा का भी, मेरठ का भी, लेकिन इलाहाबाद से कुछ भी चीज़ निर्यात नहीं होता है। नेक्स्ट है पंडित, तो यही बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके मथुरा में स्थित है। मथुरा में हम देखते हैं कि गौ वगैरह बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर ये संस्थान जो है वो खोला गया है। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो नोएडा जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। आगे आते हैं उत्तर प्रदेश के 2018-19 के बजट की आकार कितना था। तो देखो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन को अगर आप जिस भी ईयर में आप देने जाओगे एग्जाम उसका प्रिपेयर रखोगे तो उस समय था 84 करोड़। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोकभाषा है, बिल्कुल सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसमें कि हम सभी आते हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है। एंड पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ये क्या कह रहे हो भाई, ये तो बहुत ही उल्टा बोल रहे हो, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले तो हर एक चीज़ जानते हैं। तो मतलब अगर ना भी हर एक चीज़ जाने तो असहज तो नहीं होते हैं कतई, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही है, ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम का तो हमारा राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है ये सर्वोच्च उत्पादन करता है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखो जो जैव मंडल होता है ना वो जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों ही मंडल का ऐसा भाग होता है जिसमें जीवन संभव होता है। तो इसलिए जैव मंडल जो होता है यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक बृहद स्वरूप हमें देखने को मिलता
बनता है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर की बात करते हैं तो ये बलिया हो जाता है। बलिया जो है वो सबसे पूर्व में है। आते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वाराणसी सांस्कृतिक एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, ये बिल्कुल सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र, ये कहाँ से आ गया? झांसी कब से औद्योगिक केंद्र हो गया? मुरादाबाद तो सही है, वाराणसी भी सही है, तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो जो गलत है इसमें देखो, गलत बहुत पूछा जाता है ROR में, ये तो खास बात है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि, देखो ये भी थोड़ा सा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल था वो बढ़ाया गया था। वो पहले तो 6 वर्ष था, लेकिन बाद में इसको 8 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग, ऐसा कहाँ पे होने लग गया भाई? ऐसा तो कोई जगह ही नहीं होगा जहाँ पर उस प्रदेश के हर एक व्यक्ति जो है उस चीज़ का उत्पादन कर रहे हो। तो ये तो ऐसे भी पढ़ने से जो है वो सीधे सीधे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन गलत है। औद्योगिक अनुमोदन बिल्कुल सही है, यानी दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये अपने वाराणसी में जो है इनका जन्म हुआ था। आगे आ जाते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 120 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगी। तो देखो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन केवल सही है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 121 में आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो देखो जो है ये पहले किसका पूछा है? राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम तो जो है आपका 60 और मैक्सिमम जो है वो 50 हो सकता है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार मैं मैच भी कर लूँगी भाई, ठीक है। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, तो ये हम जानते हैं दिल्ली और पुडुचेरी ही जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा की सीटें अवेलेबल है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 करेक्ट है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, देखो ये गलत है क्योंकि ये 1988 है, 1988 है, तो यही जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। निर्देशन प्रवर्तनालय 2000 ये भी सही है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। तो ये मोरारजी देसाई जी ही थे, इन्होंने पहली बार जो है प्रशासनिक सुधार आयोग लाया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17 जो है इसकी व्यवस्था करी गई है। 125 के बाद आ जाते हैं 126। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2017-18 के राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर GDP का 3.5% रखा गया है। वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP का 3.3% लक्षित किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP का 3.1% अनुमानित किया गया है। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो ये आपका हो जाएगा 3.1% नहीं किया गया था बल्कि 3.0%। तो यही आपका गलत है, यानी पहला और दूसरा देखो कहाँ पे है, सी, पहला और दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट है। ओके, तो 127 में आप देख सकते हो GDP के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। वर्ष 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली GST लागू हो जाने के कारण सापेक्षता कम थी। तो ए और आर दोनों ही सही है। और अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन की बात करो, अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन पर जाओगे तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी सही ही होना चाहिए उस के हिसाब से, उस ईयर के हिसाब से। तो बिल्कुल जी हाँ, एकदम सही है। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 127 का ए, यानी दोनों कथन और कारण भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये करंट का ही क्वेश्चन था, बजट से क्वेश्चन था। तो ये आप देख सकते हो कि बजट से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा? अनिवासी भारतीय का डिपॉजिट, अल्पकालीन ऋण, व्यापार साख। तो देखो व्यापार साख जो है वो सबसे ज़्यादा रहा। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों का स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें शहरी नहीं था, शहरी तो 74वें वाले में था, ठीक है। अगर 74वां होता तो हो जाता, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है।
दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक जो थी वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो ये गाजियाबाद जो था, इसकी साक्षरता दर बहुत ज़्यादा थी। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये जो था वो सहारनपुर प्रसिद्ध था। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। तो अगर आप देखो केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, देखो अगर आपने केंद्रीय क्षेत्र नहीं पढ़ा ना, सिर्फ सांस्कृतिक केंद्र पढ़ा, तो आप मार्क कर सकते थे वाराणसी को। एक बार तो मैंने भी देख करके मतलब मुझे लगा कि वाराणसी होगा, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र, तो वो आपको इलाहाबाद देखने को मिलता है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है उत्तर प्रदेश को? तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में गन्ने अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा मिल देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, देख लो कहाँ पे है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, उत्पादन कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत की औसत परिवर्तन को, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 135 के बाद आते हैं 136 में। 2017-18 की संघ बजट में निम्नलिखित में से कौन सा घटित नहीं हुआ था? ध्यान देना, नहीं हुआ था। तो सामाजिक व्यय की योजना तथा गैर योजना में वर्गीकरण की समाप्ति, ठीक है। केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि, ये गलत है, क्योंकि वृद्धि नहीं हुआ था बल्कि घटाया गया था। तो यही आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब सही है। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ, क्या इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, समझ रहे हो, पिता का पुत्र तो वो खुद है, और उसकी पत्नी मतलब उसकी पत्नी है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। जब भाई बहन नहीं तो मतलब वो अपने बारे में बात कर रहा है, तो उसका यानी कि क्या बोल रहे हैं, इसके माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मतलब वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है, तो अपने पुत्र के को जो है संजय जो चित्र देख रहा है वो अपने पुत्र का देख रहा है। वेन रेखा चित्र की सहायता से तर्क वाक्य दिया गया है, कुछ फेरी वाले लखपति हैं। तो देखो ये फेरी वाला हो गया और ये लखपति हो गया, ठीक है। कुछ फेरी वाले लखपति हैं सही प्रतीकीकरण का। तो देखो ये फेरी वाले कह सकते हो, ये आपके कुछ जो हैं वो कुछ पार्ट जो है ये हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। किसी एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है यदि 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, समझ रहे हो, 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, और जब वो दूसरे मिनट में जाता है तथा अगले मिनट में 1/4 फिसल जाता है, 1/4 फिसल जाता है, मतलब 1 में से 1/4 माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा 0.75, ठीक है, मतलब 2 मिनट में वो 0.75। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 41 मिनट, तो जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? तो थारू जनजाति जो है वो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करती थी। तो ये हो रहा आपके टोटल 140 क्वेश्चन जो कि 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।